स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास 20 अति महत्वपूर्ण आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए VIMP या कहीं न कहीं लड्डू आपके लिए साबित होने वाले हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में नए संलग्न हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठा लेना है और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि आपके बनाए नोट्स आपके लिए क्या परीक्षाओं में क्या रामबाण साबित होने वाले हैं। जब आप परीक्षा हॉल में बैठोगे तो आपको अपने एग्जाम पेपर पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होंगे? भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की थी, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन 1 होगा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, और ऑप्शन बी होगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ऑप्शन सी होगा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ऑप्शन डी होगा 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। तो अगर आपने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो आप आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19वीं शताब्दी के क्या उत्तरार्ध में भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास की रचना की थी, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए, सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स एवं सर विलियम जोन्स ने की। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? ठीक है, जो एशियाटिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना किसने की बंगाल में? बोल रहा है एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की और दूसरे कौन थे? सर विलियम जोन्स थे, ठीक है। उन्होंने जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन ए है भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का, ऑप्शन बी है अंग्रेजों से युद्ध करने का, ऑप्शन सी है प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का, ऑप्शन डी है इनमें से नहीं, ठीक है। जो किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा और विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? भारतीय इतिहास को पुनर्जीवित करने का, ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम था, तो बता दो क्या था प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम? क्या आर्यव्रत था, पुण्य भूमि था, मध्य देश था या भारतवर्ष था? तो प्राचीन भारत का आपको पता ही है पुराना नाम क्या था? भारतवर्ष था, ठीक है। भारत इसके नाम पे किसके नाम पे पड़ा? दुष्यंत के पुत्र, ठीक है, जो राजकुमार भरत थे, ठीक है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो राजकुमार भरत थे, उनके नाम पर अपने देश भारत का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा, ठीक है, याद रखना। तो प्राचीन भारत का ऐतिहासिक नाम क्या है? भारतवर्ष है। प्रश्न नंबर 4 है आपके लिए, महाराजा दुष्यंत के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष भारत देश का नाम पड़ा, यह किस पौराणिक ग्रंथ में अभिव्यक्त हुआ है? ठीक है, जो मैंने बता दिया महाराजा दुष्यंत के पुत्र, ठीक है, के पुत्र कौन थे? भरत थे, ठीक है, राजकुमार भरत थे, उनके ही नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। यह किस पौराणिक ग्रंथ में अभिव्यक्त है? ठीक है, क्या ऐतरेय ब्राह्मण में है, ठीक है, क्या वाल्मीकि रामायण में है, या विष्णु पुराण में है, या महाभारत में है? फटाफट मुझे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? तो महाभारत में आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि जो दुष्यंत और शकुंतला थी, इनका प्रेम प्रसंग कहाँ से संबंधित है, तो कहाँ से? गढ़वाल में कर्णाश्रम में, ठीक है, कर्णाश्रम में, ठीक है, याद रखना। किस नदी के तट पे है? मालिनी नदी के तट पे है कर्णाश्रम, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी कालिदास द्वारा इसी आश्रम में की गई थी, याद रखना, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 5वां, कि भारत देश को आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए, ईरानियों ने उसे किस नाम से संबोधित किया? ठीक है, जो भारत देश है इसे आक्रांताओं ने विभिन्न नाम दिए थे, उसी में ईरानियों ने इसे किस नाम से संबोधित किया था? क्या भारतवर्ष नाम से, या आर्यावर्त, या मध्य देश, या हिंदुस्तान? तो आपको बताना है ईरानियों ने इसे किस नाम से संबोधित किया था, फटाफट बता दीजिए मुझे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में गंधर्व शब्द का संबंध है, ठीक है। गंधर्व जो शब्द है ये, ठीक है, गंधर्व शब्द है, इसका संबंध किससे है? स्वर्ग में विचरण करने वालों से है, या देवताओं से है, या बृहत्तर भारत के एक भेद से है, या इनमें से कोई नहीं? गंधर्व शब्द का आपको अर्थ बताना क्या है, फटाफट बताइए मुझे,
फटाफट बता दीजिए गंधर्व शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहत्तर भारत के एक भेद से है गंधर्व शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके लिए, भारतवर्ष की कश्मीर से श्रीलंका तक की लंबाई कितनी है। फटाफट बता दीजिए, भारतवर्ष की कश्मीर से लेके श्रीलंका तक लंबाई क्या 10,000 मील है, 2,000 किलोमीटर है, 2,000 मील है, या इनमें से कोई नहीं है। फटाफट बता दीजिए भारतवर्ष की कश्मीर से लेके श्रीलंका तक लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2,000 मील आपकी क्या है, भारतवर्ष की कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक लंबाई है। प्रश्न नंबर 8वां है आपके लिए, हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं भारतवर्ष को चीन, हिंद, चीन एवं थाईलैंड शाम से अलग करती हैं। ठीक है, वह कौन सी श्रृंखलाएं हैं हिमालय की जो चीन, हिंद, चीन एवं थाईलैंड को शाम से अलग करती है। सफेद कोह सुलेमान किरथर हो गया, हिंदुकुश पामीर हो गया, पटकोई, नागा खासी, गोरा लुसाई और क्या आरा नयोमा हो गया। ये क्या है, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के नाम है। ठीक है, और ऑप्शन डी है हिंद महासागर के निचले हिस्से। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बता दीजिए मुझे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो चीन हो गया, हिंद, चीन एवं थाईलैंड को क्या करती हैं, अलग करती हैं हिमालय से। ठीक है, तो पटकोई श्रृंखला, नागा होगी, खासा होगी, गोरा होगी, लुसाई होगी और क्या होगी, आराकान्योमा होगी। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन सी आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, गंगा घाटी, सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र एवं विंध्य मेखला। तो भिन्न कौन सा है, तो आप इजी है बता देंगे। ऑप्शन डी आपका क्या है, भिन्न है, क्योंकि गंगा घाटी, सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र ये सब नदियों की घाटियों का बोध कराते हैं, लेकिन जो विंध्य मेखला है ये क्या है, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, कौन सा हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको बताना है हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। कश्मीर एवं शिमला के पास का क्षेत्र, उत्तर नेपाल के पहाड़ी जिले, नेपाल, भूटान, सिक्किम और इलाहाबाद। तो बताइए मुझे हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद, कानपुर के क्षेत्र क्या हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोपीय विद्वान जिस प्राचीन भारतीय जाति को आष्ट्रायिक या आग्नेय कहते थे वो थे, आर्यों के थे, द्रविड़ों, ठीक है, सरपुलिंदों और किरातों के। 4 ऑप्शन से आपको बताना है 11वां का क्या राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट बता दीजिए मुझे, फटाफट। तो क्या आपका हो जाएगा, सरपुलिंदों के क्या थे, वो जाति थी आश्रयिक और या आग्नेय, जिन्हें क्या बोलते थे, शरद पुलिंदो कहते थे। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आर्य जाति की नहीं है। काला रंग हो गया, उन्नत एवं विस्तृत मस्तक हो गया, उठी हुई नाक, लंबा आकार एवं लंबा सर। ठीक है, विशेषता बतानी है आर्य जाति की जो नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। काला रंग इनकी विशेषता नहीं है, बाकी उन्नत एवं विस्तृत मस्तक होता है, उठी हुई भी नाक होती है इनकी, लंबा आकार एवं लंबा कद होता है आर्य जाति के लोगों को। ठीक है, काले रंग के नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 13 है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से, अमोघ वर्मन से, या पुलकेशिन प्रथम से, या मयूर शर्मन से। तो बताओ मुझे, ऐहोल अभिलेख पूछ लिया जाता है बहुत बार, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, फटाफट बता दीजिए। कोई भी बताइए मुझे, ऐहोल जो क्या है अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय क्या है, जो ऐहोल अभिलेख है ये किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को, 4 ऑप्शन है, पुरालेख शास्त्र, अभिलेख विज्ञान, साहित्यिक लेखा शास्त्र और शिलाशास्त्र। तो आपको पता होना चाहिए अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 15वां, पूछ रहा है अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग शुरू हुआ था। तो ईसा पूर्व 2वीं सदी से हुआ था, या ईसा की 2वीं सदी से हुआ था, या 6वीं 7वीं सदी से हुआ था, या 9वीं सदी से हुआ था। तो क्या पूछ रहा है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था, कब हुआ था, फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईसा की 2वीं सदी से अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक के अभिलेख
के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो अशुलेख या अभिलेख थे उससे कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 है उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि के हैं। दूसरा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र के कुछ अभिलेख क्या हैं, आइमेइक लिपि के हैं। तीसरा है ऑप्शन 3 है आपका भारत में प्राप्त अभिलेख ब्राह्मी लिपि के हैं। ठीक है, ऑप्शन डी है आपका मध्य भारत से प्राप्त जो अभिलेख है वो क्या है, देवनागरी लिपि के हैं। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन है, अशोक के अभिलेख के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, फटाफट बता दीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। मध्य भारत से प्राप्त अभिलेख क्या है, देवनागरी लिपि के नहीं है। बाकी आपके ए बी सी आपके क्या है, सुमेलित लिपि है। भारत से जो अभिलेख प्राप्त हुए ब्राह्मी लिपि के हैं। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो प्राप्त हुए क्या है, आइमेइक लिपि के हैं। और उत्तम जो पश्चिम से प्राप्त हुए वो क्या है, खरोष्टी लिपि के हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आपके लिए 17 है, क्या बोल रहा है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। तो कब पढ़ा गया ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम, बता दीजिए मुझे। ऑप्शन ए 1905 में प्रिंसिप द्वारा, ऑप्शन बी 1937 में प्रिंसिप द्वारा, ऑप्शन सी 1937 में सर विलियम जोन्स द्वारा, और ऑप्शन डी है 1905 में स्मिथ द्वारा। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1837 में प्रिंसिप ने क्या ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 18, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंध पर अधिकार किया था। कौन सा वह अभिलेख है जिससे क्या यह साबित होता है ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंध पर अधिकार किया था। क्या बोगजोगोई अभिलेख है, ठीक है, बेहिस्तून व पर्सिपोलिस अभिलेख है। ठीक है, और क्या पूछता है, अल अरमना अभिलेख है, या डी आपका हेलियोडोरस या बेस नगर स्तंभ अभिलेख है। तो बताना है आपको कि कौन सा वो अभिलेख है जिससे ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने सिंध पर अधिकार किया। 4 ऑप्शन है, फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, बेहिस्तून। ठीक है, बेहिस्तून और पार्सिपोलिस अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, भूमि अनुदान पत्रों की भाषा थी, प्राकृतिक थी, संस्कृत थी, तमिल थी या तेलुगु थी। बताना है आपको जो भूमि अनुदान पत्रों की भाषा है वो कैसी थी, फटाफट बता दीजिए मुझे। तो भूमि अनुदान पत्र अधिकार तांबे और किसमें थे, चादरों में उत्कीर्ण थे। किसमें, तांबे और चादरों में उत्कीर्ण थे, जिसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए मुझे, कोई भी बता दीजिए फटाफट, किसमें उत्कीर्ण थे। तो देखो प्राकृतिक में भी थी, ठीक है, संस्कृत में भी थी, तमिल में भी थी, तेलुगु में भी थी। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया। भूमि अनुदान पत्रों की भाषा चारों थी। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए 20, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, 4 है अशोक बराबर गुहालेख, दशरथ है आपका नागार्जुनिया गुहा अभिलेख, और ऑप्शन सी है सातवाहन नासिक गुहा अभिलेख, और आपका डी है काकोट काल्य गुहा अभिलेख। कौन सुमेलित नहीं है, फटाफट बता दीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो काल्य गुहालेख है ये सातवाहन वंश से संबंधित है। जो काल्य गुहालेख है ये किससे संबंधित है, सातवाहन वंश से संबंधित है। तो दोस्तों 20 प्रश्न हमारे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, जिनके बारे में हमने व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा की। इसी प्रकार की वीडियो चाहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है, और इसी प्रकार की वीडियो समय पर पाने के लिए आप क्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।